कार्ब एनायन। नया हम रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं वो होता है कार्बन एनायन। जैसा नाम से लग रहा है कार्बन और उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो कार्ब एनायन का मतलब ये होता है कार्बन ट्राइवेलेंट होना चाहिए और इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर इसके फॉर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये कार्बन एनायन तब फॉर्म होगा जब कार्बन की बॉन्डिंग इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो। मतलब जैसे किसी मेटल के साथ हो, अगर कार्बन की बॉन्डिंग किसी मेटल के साथ करा दिया जैसे RMgX, तो उसमें कार्बन की बॉन्डिंग मैग्नीशियम के साथ करा दी, तो जब कार्बन की बॉन्डिंग उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ करा दिया तो ये बॉन्ड जब भी टूटेगा वो हमेशा कार्बन को नेगेटिव चार्ज देकर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कार्बन है। क्लियर? अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आ रही है, तो बहुत सारे न्यू रिएक्शन हैं जिसमें कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एल्डोल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है वो होता है एल्डोल। अगर हम और रिएक्शंस के बारे में देखें तो उसमें बहुत सारे आएंगे जैसे परकिंस, क्लियर, उनमें भी क्लेजन, इनमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो होते हैं कार्बन आयन। तो अगर फॉर्मेशन की बात सोचें कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पहला जैसे मैंने बोला रिएक्शन ग्रुप में, तो अगर मैंने एल्डिहाइड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट किसी बेस के द्वारा करा दिया जैसे NaOH के द्वारा करा दी, तो ये बेस इस पर्टिकुलर एसिडिक हाइड्रोजन को खींच सकता है और एसिडिक हाइड्रोजन को खींचने के बाद कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर देगा क्योंकि ये कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है। इवन यही चीज़ अगर कोई कीटोन भी होती, तो अगर मैंने कीटोन भी ले लिया जैसे मैंने एसीटोन ले लिया और एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन, अगर इसका ट्रीटमेंट भी किसी बेस के द्वारा करा दें तो यहाँ से भी हम प्रोटॉन को निकाल सकते हैं और प्रोटॉन को निकालने के बाद यहाँ भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है। इवन एल्डिहाइड कीटोन को छोड़कर अगर मैंने एस्टर भी ले लिया होता कि ROCO CH3 और इसे CH3 को वैसे ही लिखते हैं CH2H, मतलब एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोक्साइड सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, मतलब ये वही R आना चाहिए जो एस्टर यहाँ पे मौजूद है। ठीक, इससे इस प्रोटॉन को निकाल सकते हैं और प्रोटॉन को निकालकर यहाँ भी हम कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन आएगा बाद में देखोगे क्लेजन कंडेंसेशन। क्लियर? एल्डिहाइड कीटोन्स से जब बात करते हैं तो ये रिएक्शन होता है एल्डोल, मतलब एल्डोल रिएक्शन से भी बना सकते हो, क्लेजन कंडेंसेशन वाले रिएक्शन से भी कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। इवन अगर आपने टर्मिनल अल्काइन ले लिया RC≡CH और टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन सोडामाइड से करा दें NaNH2 से करा दें, तो ये बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन खींच सकता है और ये बेस जब इसके एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा तो यहाँ से भी जिसका फॉर्मेशन करोगे वो होगा कार्बन आयन। क्लियर? इवन अगर आपने Gr ले लिया, Gr मतलब RMgX और RMgX ले लिया और इसका आयनाइजेशन सोचा, क्लियर, इसका आयनाइजेशन सोचा, तो ये जो फॉर्म करेगा तो ये पर्टिकुलर भी फॉर्म करेगा R नेगेटिव के रूप में। मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं जिसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाए और उस तरह की स्पेसीज को जो बोला जाएगा स्पेसीज इज कार्बन आयन। अगर स्टेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे, तो सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए कि कार्बन आयन आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, मतलब इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जब इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्लियर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कब कर सकता है, जब इस पर्टिकुलर से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। कि कार्बन आयन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, मतलब यहाँ भी जो बात आएगी वो बात आएगी पावर। तो यहाँ भी सबसे पहला जो फैक्टर जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ भी है एरोमेटिसिटी। कि अगर कोई ऐसा कार्बन आयन है जिसका नेगेटिव पार्ट एरोमेटाइजेशन का पार्ट है तो वो कार्बन आयन हमेशा ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं मान लो ऐसा सोचता हूँ तो ये सिस्टम भी साइक्लिक है, साइकिल का हर एक एटम sp2 है, मॉलिक्यूल प्लानर है,
तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है और फॉर्मूला को भी फॉलो कर रहा है। तो अगर कहीं ऐसा कंपाउंड आ जाए जो एरोमेटिक होगा और निगेटिव चार्ज एरोमेटाइजेशन का पार्ट होगा तो ये कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्लियर। इसके बाद एरोमेटाइजेशन के बाद जिसकी बात आती है फिर से रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी पावर -m स्ट्रॉन्ग, फिर -m वीक, कि जितना स्ट्रॉन्ग -m होगा उतना ज्यादा कार्बन अनस्टेबल, जितना वीक -m होगा उतना कम स्टेबल। और डोनेशन मैंने शुरू में ही बोल रखा था कि अगर आपने कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा लिया तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेगा और वो कार्बन को अनस्टेबल करेगा। जैसे मान लो अगर केस ऐसा होता है CH2 नेगेटिव से अगर आपने NO2 को अटैच कर दिया और CH2 नेगेटिव से अगर आपने CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच कर दिया तो यहाँ पे NO2 का माइनस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये NO डबल बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे CC डबल बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। तो इसका -m वीक है लेकिन इसका -m बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा और ये कार्बन कम स्टेबल होगा। इवन अगर हम ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे आपने कर दिया CH2 नेगेटिव और ये कर दें NO2, ये कर देना अपने, और यहाँ पे अगर मैं इसी पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को आगे बढ़ाते हुए फिनाइल ग्रुप भी बना दूं, फिनाइल ग्रुप भी बना दूं और आपसे पूछूं ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो अभी भी इसमें खींचने वाला NO और इस केस में खींचने वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, भले ही कंजुगेशन ज्यादा है लेकिन यहाँ पे ओरिजिनली जो खींच रहा है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ जो ओरिजिनली खींच रहा है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो इसका -m बहुत ज्यादा है, तो इसका -m बहुत ज्यादा है मतलब ये कार्बन ज्यादा स्टेबल है और ये कार्बन कम स्टेबल है। तो सबसे पहले हमें देखना है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद जो देखना है रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्ट्रॉन्ग -m फॉलोड बाई वीक -m, और जब इसके बाद m कंप्लीट हो जाए तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन नहीं देखना है, क्योंकि मैंने बोला था कि हाइपर कंजुगेशन इज ओनली यूज्ड फॉर कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन्स और बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड। और इस वाले केस में कभी भी मैंने कार्बोनाइन की बात नहीं किया था, और जब कार्बोनाइन की बात नहीं किया मतलब हाइपर कंजुगेशन को जनरली कार्बोनाइन में नहीं सोचना है। क्लियर। उसके बाद जो सोचना है वो सोचना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, कि जितना -I वाला ग्रुप लगा होगा उतना ही कार्बोनाइन स्टेबल होगा, जितना +I वाला ग्रुप लगा होगा उतना ही कार्बोनाइन अनस्टेबल होगा। और आपको मालूम है कि -I+I डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब अगर कभी केस ऐसा आ जाए जिसमें यहाँ पे नेगेटिव बगल में फ्लोरीन लगाओ, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ फ्लोरीन लगाओ, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ फ्लोरीन लगाओ, तो आपको मालूम है कि -I डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींचेगा, ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम खींच पाएगा, और यहाँ वो नेग्लिजिबल खींच पाएगा। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू करें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल। अगर आपने डोनेशन सोच लिया तो जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण वो कार्बन उतना ही कम स्टेबल होगा। जैसे मान लो अगर आपको दे दें कि CH3 C CH3 CH3 और यहाँ निगेटिव हो, आपको दे दें CH3 C CH3 H यहाँ निगेटिव हो, अगर आपको दे दें CH3 H H और यहाँ निगेटिव हो, तो इसका इस केस में 3 साइड से +I के कारण रिपल्सन है, इस केस में 2 साइड से +I के कारण रिपल्सन है, और यहाँ 1 साइड से +I के कारण रिपल्सन है। तो इसमें कम रिपल्सन इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल, इस केस में ये बहुत ज़्यादा रिपल्सन, इसका मतलब ये कम स्टेबल। तो फिर से बोल रहा हूँ, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बोनाइन के पास जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, मतलब जो एटम है वो इससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाए वो इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो ओरिजिनली चार्ज पर यूनिट एरिया जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्ट्रॉन्ग, फिर वीक, इंडक्टिव में भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो पास में है वो ज़्यादा खींचेगा, दूर है कम खींचेगा। तो आई के बाद जिसकी बात करेंगे वो पर्टिकुलर होगा एंटी एरोमेटिसिटी, मतलब ऐसा कोई कार्बन है जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा हो। जैसे अगर ऐसे ले लें, ऐसे ले लें तो ये सिस्टम साइक्लिक है, sp2 है, प्लेनर है, 4n को फॉलो कर रहा है, इसका ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है। तो लास्ट में जिस पर्टिकुलर कंडीशन को लोगे वो कौन सा होगा,
एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली मैंने बोला था थ्योरेटिकल हैं, तुरंत ट्राइमराइज कर लेते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और वो एज सच आइसोलेट नहीं होते हैं। इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले लेवल पे एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। अगर रीअरेंजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कार्बन आयन का रीअरेंजमेंट लेस कॉमन है। केवल एक ही नेम रिएक्शन ऐसा है जिसमें कार्बन आयन का हम रीअरेंजमेंट सोचते हैं, वो होता है जिमरमैन-जेलेंस्की रीअरेंजमेंट। लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, 12th क्लास के लेवल पर नहीं सोचना है, वो एमएससी वगैरह की बात आती है। तो अभी केवल ये सोचना है कि अगर रीअरेंजमेंट की बात हो रही है तो वो रीअरेंजमेंट केवल कार्बोकेटायन में सोचना है। क्लियर। कार्बन आयन में हमें रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है। इसका एप्लीकेशन बहुत सारे नेम रिएक्शन में आएगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आपने डीकार्बोक्सिलेशन सोच लिया तो डीकार्बोक्सिलेशन में इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि अगर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद चेक करें कि जो कार्बन आयन बना क्या वो कार्बन आयन स्टेबल है या अनस्टेबल है। जितना ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही फास्ट होगा। जैसे मान लो अगर ऐसा पूछा जाए कि ये आपने एसिड ले ली, डाई एसिड ले ली, ये आपने एसिड ले ली जिसमें 0 अल्फा बीटा बीटा कीटोन एसिड, और इवन आपने ये ले लिया और आपसे पूछ लिया इन तीनों एसिड से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना चाहें तो किस पर्टिकुलर से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना आसान होगा। क्लियर। तो इसका मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर उसको कार्बन आयन बना ले और कार्बन आयन बनाने के बाद उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर ले, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल उससे ऊपर एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना आसान होगा। तो हमको मालूम है कि एसिड का माइनस एम कीटोन के माइनस एम से कम होता है, और जब कीटोन के माइनस एम से कम होता है मतलब इस मॉलिक्यूल से डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, फॉलोड बाय दिस मॉलिक्यूल, बिकॉज इसमें रेजोनेंस है और इस मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है इसलिए इस पर्टिकुलर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए यहाँ से अगर निकालना चाहते हो तो यूज करना होगा सोडा लाइम। लेकिन इनसे निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट केवल हीट भी कर दो तो भी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बाद में प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेने के बाद एसीटोन बना देगा और ये पर्टिकुलर इथेनोइक एसिड बना देगी। क्लियर। तो इसी को कभी कभी ऐसे भी जनरलाइज कर लेते हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम जस्ट हीट कर दें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। तो कार्बन आयन की इंपॉर्टेंस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है।